हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। ये लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये वक्त नहीं, एक मुकदमा है। या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, आपकी बार भाजपा तड़ी पार। के हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। पक्ष और विपक्ष की हुई इन दोनों ही रैलियों को ध्यान से यदि देखा जाए और समझा जाए तो साफ पता चलेगा कि इंडिया और एनडीए किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में आगे बढ़ने वाले हैं। इनके मुद्दे क्या होंगे, चुनावी बिगुल अब दोनों ही तरफ से बज गया है। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मायने हैं बीजेपी चुनावी शुरुआत मेरठ से ही क्यों करती है, क्या कारण है कि विपक्ष ने रामलीला मैदान को ही रैली के लिए चुना। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का पहला सुपर संडे शानदार और सियासी रूप से काफी महत्वपूर्ण भी रहा। अगर एक तरफ राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ तो दूसरी तरफ पश्चिम यूपी का मेरठ एनडीए की ताकत का गवाह बना। अगर दिल्ली से लोकतंत्र बचाओ की हुंकार सुनने को मिली तो मेरठ से भ्रष्टाचार खत्म करो की ललकार रही। एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग हुई तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की गारंटी की गूंज जनता के बीच में सुनाई पड़ी। अगर इन दोनों ही रैलियों को ध्यान से देखा और समझा जाए तो साफ पता चलता है कि इंडिया और एनडीए किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में आगे बढ़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन तो साफ कर चुका है कि वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई इस बार पुरजोर तरीके से लड़ने वाला है। जिस तरह से कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए विपक्ष अभी इसी नैरेटिव पर आगे बढ़ने वाला है। भाजपा सत्ता में रहकर सिर्फ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं कार्रवाई को सही ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के पक्ष में भी माहौल बनाने की कोशिश की है। मेरठ की रैली में उन्होंने कई मौकों पर जोर देकर बोला कि गरीबों का जो भी पैसा लूटा गया है उसे वापस लाया जाएगा। उन्होंने अपनी गारंटी बताते हुए साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हर कीमत पर होकर रहेगी। हम हर कीमत पर कार्रवाई जरूर करेंगे। एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत
मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। वैसे इसी सुपर संडे में एक दिलचस्प बात यह भी रही कि विपक्ष ने अगर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान को चुना तो प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का चुनावी शंखनाद उस मेरठ की धरती से किया जहां से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत की सियासी पिच तैयार की गई थी। अगर एक तरफ दिल्ली का रामलीला मैदान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से लोकप्रिय हुआ तो दूसरी तरफ 1857 की क्रांति ने मेरठ को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाया। अगर दिल्ली के रामलीला मैदान ने अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को उठने का मौका दिया तो दूसरी तरफ मेरठ ने बीजेपी को जाटलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर और मौका दिया है। अब क्योंकि बीजेपी ने जाटलैंड माने जाने वाले मेरठ से एक बार फिर अपना सियासी अभियान की शुरुआत की है तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा दांव चलते हुए किसानों को साधने का काम किया है। समय समय पर चौधरी चरण सिंह को याद किया, उनको दिए गए भारत रत्न का कई मौकों पर जनता के बीच में उत्साह के साथ जिक्र किया। ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। अगर पश्चिम यूपी के सियासी समीकरण की बात करें तो उसको जान सब समझ आता है कि आखिर क्यों एनडीए ने एक बार फिर मेरठ के जरिए ही अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की है। असल में पश्चिम यूपी में कुल 14 जिले हैं और वहां पर जाटों की आबादी 17% के करीब है। वहीं मथुरा में 40, बागपत में 30 और सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। अब पीएम मोदी को पता है कि बीजेपी को अगर यूपी में 80 की 80 सीटें जीतनी है तो पश्चिम यूपी में जाटों का पूर्ण समर्थन मिलना बेहद जरूरी है। इसी वजह से चौधरी चरण सिंह का जिक्र तो किया ही गया, जयंत चौधरी को भी एक ही मंच पर साथ लाया गया। अब ये तो बीजेपी की रणनीति थी, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो दिल्ली से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करना भी एक बड़ा सियासी दांव है। यहां समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो रामलीला मैदान उनकी सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है। आंदोलन करके एक राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए रामलीला मैदान ऐतिहासिक है। हर मायने में राजनीतिक रूप से उसे समय समय पर फायदा भी देता रहा है।
इसी वजह से इस समय जब उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, तो इंडिया गठबंधन की पहली और सबसे बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में ही करवाई गई है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक, फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक, हर बड़ा चेहरा एक मंच पर साथ आया और सभी ने एक सुर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद की। इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली रैली की हाईलाइट रही सुनीता केजरीवाल का वो भाषण और कल्पना सोरेन की मोदी के खिलाफ हुंकार। एक तरफ सुनीता केजरीवाल ने 6 गारंटियों का ऐलान कर पूरे इंडिया गठबंधन के सामने एक एजेंडा सेट कर दिया, तो वहीं कल्पना सोरेन ने तानाशाही जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाजपा पर करारा प्रहार किया। संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है। इसके ऊपर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने पीएम मोदी के 400 प्लस वाले आंकड़े की खुलकर खिल्ली भी उड़ाई कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप राहुल गांधी ने तो दावा कर दिया कि बीजेपी इस बार 180 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है।
क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। यानी कि इंडिया गठबंधन के मुद्दों की बात करें तो वो लोकतंत्र बचाने से लेकर जांच एजेंसी के दुरुपयोग जैसे मुद्दों के जरिए इस बार पीएम मोदी को हराने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मोदी के चेहरे के साथ विकसित भारत का सपना जनता को दिखाकर जनता से तीसरी टर्म की मांग कर रहा है। किसके सिर सजेगा 2024 का ताज, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहें, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिएगा, सावधान रहें, राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादों में बिल्कुल ना आए। अपने मत का सोच समझकर सही इस्तेमाल करें क्योंकि आपका मत ही तय करता है आने वाले 5 साल का भविष्य कैसा होगा। नमस्कार, जय हिंद।